कहा था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। रिटर्न स्टेटमेंट मीन्स जब कोई वादी केस फाइल करता है तो उसके आंसर में प्रतिवादी क्या देता है, वो हमने देखा कि डिफेंडेंट का जो WS होता है, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब एक लिखित अभिकथन जिसे कहा जाता है, हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, वो क्या होता है। अब उसी के साथ एक चीज मैंने छोड़ी थी और मैंने कहा था कि हम उसे कल डिस्कस करेंगे, वो था प्रतिदावा और प्रतिसाधन। इसको लिख लीजिए, प्रवीण, अजय, गंगाराम, प्रतिसाधन और प्रतिदावा। इंग्लिश मीडियम वाले सारे स्टूडेंट उसको नोट डाउन करेंगे, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी CPC की प्रोसेस को समझने का। जैसे कि क्या होता है, अभी आपको समझ में आया कि भाई सिविल सूट क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें ये किया था कि सिविल सूट में हम लोग किन चीजों के अगेंस्ट केस फाइल होते हैं। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, स्टे का है, इंजंक्शन है, इन सब के लिए हम लोग सिविल सूट फाइल करते हैं। और अगर किसी को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ये भी क्लियर कहा था कि सिविल नेचर के क्या क्या सूट होते हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है जो सिविल सूट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, राजनीति से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो क्या वो सिविल मैटर होगा? नहीं, है ना। अगर किसी को भी याद हो वो टॉपिक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से सिविल मैटर्स होते हैं, है ना, शायद और नहीं की याद है, रिकॉल कर लीजिए कि सिविल मैटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका गिरवी, मॉर्गेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, इंजंक्शन, इस तरह के जितने भी विवाद होते हैं या जो भी डिस्प्यूटेड्स होते हैं वो सारे के सारे सिविल में चले जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए धन संबंधी कोई विवाद है, तो उसका हम क्या करेंगे। धन संबंधी विवाद से मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस या रिकवरी से रिलेटेड कोई केस। देखिए, अब इसमें एक चीज सिंपली समझिएगा पहले। जैसे मैंने कहा रिकवरी का केस है तो दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका चेक बाउंस का, ठीक। चेक बाउंस का मतलब मान लीजिए कि किसी को आपने पैसा उधार दिया है, उसके बदले में उसने आपके पास चेक रखे हैं और उसके बाद जिस डेट को पैसा लौटाना था आपने वो चेक लगाए, अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गए। अभी चेक बाउंस हुए तो हमारे पास दो तरीके हैं इस केस को लड़ने का। एक तरीका हमारे पास है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में केस फाइल करें चेक बाउंस का, ठीक। उससे जब हम फाइल करते हैं तो सब लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि वो अगर केस फाइल किया जाता है तो वो सिविल नेचर का नहीं होता है, वो होता है क्रिमिनल का, ठीक। अब मैंने मान लीजिए कि भैया मेरे पास चेक बाउंस तो हुआ है, बट चेक के अलावा मुझे एक केस और फाइल करना है रिकवरी का, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है, जरूरी नहीं यहाँ पर चेक हो। कई बार होता है कि जो ट्रेड होता है, मतलब व्यापार जब किए जाते हैं तो ट्रेडर्स के बीच कई तरह का लेन देन होता है, कई तरह के बिल होते हैं और उसके कारण कई अमाउंट रुका हुआ रहता है, पैसा एक टाइम के बाद वो दिया जाता है। तो इस तरह के बिजनेस डील्स में जब किसी तरह का मनी ट्रांजेक्शन होता है और वो अगर प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी समझ लीजिए, जिसमें कि अब धन संबंधी विवाद आता कहाँ है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ आ सकता है। ट्रेड में आ सकता है, पार्टनरशिप में आ सकता है, या कहीं भी जहां आप किसी को पैसा उधार देते हैं, चाहे आप चेक ले लेते हैं या कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में उसकी रिकवरी का अगर अब हम सूट लगाते हैं तो वो भी किस में चला जाएगा, आपके ऑर्डर 7 में हम उसे फाइल करेंगे। कौन से सूट? रिकवरी के सूट, है ना। जैसे कि मैंने किसी को 10 लाख रुपया दिया है, मुझे उससे लेना है, जो टाइम निकल गया उसने मुझे नहीं दिया, अभी मेरे पास मान लीजिए चेक भी नहीं है, तो अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पर, तो फिर मैं रिकवरी का एक सूट फाइल करूंगी। एनी हाउ मेरा अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, कैसे मिलूंगी, तो मैं कोर्ट में एक केस फाइल करूंगी। अब एक एग्जांपल के लिए समझिए कि हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने 10 लाख रुपए का केस फाइल किया, उस 10 लाख रुपए में से जब कोर्ट में मैंने दावा लगा दिया कि भाई मुझे तो सामने वाले से, मान लीजिए अजय से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, मैंने कोर्ट में केस लगाया कि हम लोगों के बीच रिकवरी का इतना अमाउंट है और मुझे 10 लाख रुपया लेना है। उसी के साथ जैसे ही मैंने केस फाइल किया, अजय ने मेरे खिलाफ ये केस लगाया उसी के साथ, उसी केस के जवाब में कि ऑलरेडी उसे भी मुझसे 8 लाख रुपया लेना है। तो ये क्या हुआ? विथ प्रूफ, क्योंकि हमारे बीच ट्रांजैक्शन हुआ है अमाउंट का, तो अब विथ प्रूफ उसने लगाया उसी दावे के अगेंस्ट में। या हम क्या देते हैं,
एक तो हम देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट कब, जबकि इस तरह का कोई मैटर नहीं हो। पर जो एग्जांपल मैंने दिया है उसमें कौन सा मैटर अराइज हुआ है कि अब यहाँ पर मैंने 8 लाख रुपए की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया और उसी का काउंटर क्लेम जिसे बोला जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, काउंटर क्लेम, उसी केस के दौरान WS की जगह अजय ने क्या फाइल कर दिया, काउंटर क्लेम फाइल कर दिया, जिसमें उसने मुझे ये मेंशन किया कि मुझे तो मैम से ऑलरेडी 8 लाख रुपए लेना है ना। तो ये क्या हुआ, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिदावा। प्रतिदावा किसने लगाया है, प्रतिवादी ने लगाया है। प्रतिवादी कौन, मैं यहाँ वादी थी, मैंने 10 लाख रुपए के लिए वाद लगाया और 10 लाख रुपए का वाद लगाने के बाद मेरे अगेंस्ट डिपेंडेंट ने, मतलब कि प्रतिवादी ने मेरे अगेंस्ट 8 लाख रुपए का उसी केस का जो जवाब दिया उसी ने मेंशन कर दिया कि ऑलरेडी मुझसे उसे इतना पैसा लेना है विद प्रूफ। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, उस केस को प्रतिदावा कहा जाएगा, मीन्स काउंटर क्लेम कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटर क्लेम एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ धन संबंधी वादों में लगाया जा सकता है। इसी के साथ जब धन संबंधी वाद कोई लगाए जाते हैं तो यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो केस जिस कोर्ट में चल रहा है उसके ज्यूरिसडिक्शन का है। जैसे कि एग्जांपल समझिए ज्यूरिसडिक्शन का फिर से, कि मैंने कहा था कि मैंने 10 लाख रुपए तक की ज्यूरिसडिक्शन में अपना केस फाइल किया है, अजय को मुझसे 15 लाख लेने हैं, तो अब 15 लाख लेने हैं तो यहाँ पर उस कोर्ट को अगर ये लिमिट है कि लिमिटेशन है कि वो कोर्ट सिर्फ 10 लाख रुपए तक का केस देख सकती है, तो यहाँ पर वो काउंटर क्लेम फाइल नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो दो चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, काउंटर क्लेम हमेशा रिकवरी के सूट में फाइल होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर उस कोर्ट को उस पेक्युलरी ज्यूरिसडिक्शन आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है तो वहां फाइल नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ सेट आउट प्रतिसाधन होता है, देखिए अब पीपीटी से पढ़ते, ये समझ में आया सभी को, क्योंकि अभी तो बाय आर्टिकल्स एंड ये सॉरी ऑर्डर के साथ हम लोग और डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल ब्रीफ किया है मैंने, आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ। भाई थंब का ऑप्शन होता है, मैम आप फिर से समझा दीजिए एक बार। एक बार फिर से देखो अर्शिया, सिंपल सी चीज है, जैसे मान लीजिए कि कोई रिकवरी का केस है, रिकवरी फिर से मैं बताऊं कि रिकवरी क्या होती है, जैसे कि अर्शिया और मेरे बीच किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हम लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस किया है, एक टाइम के बाद लिमिट होता है हमेशा पैसे लौटाने का या जो भी पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, तो अब उस टाइम पीरियड के बाद पैसे नहीं लौटाए गए, तो उस कंडीशन में अब क्या किया जाएगा, मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगी कि मुझे तो अर्शिया से 10 लाख रुपए लेने थे बट अर्शिया ने मुझे नहीं दिए, सारी कंडीशंस उसमें, हम जब भी इस तरह का कोई केस फाइल किया जाता है तो सारी चीजें उसमें, सारी प्रोसेस जो भी हम लोगों के बीच बिजनेस हुआ है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड रसीदें, एवरीथिंग हमें यहाँ मेंशन करना होगा। उसको मेंशन करने के बाद अब मैंने यहाँ पर कोर्ट में लगा दिया कि मुझे इतना इतना अमाउंट लेना है, बट ऑलरेडी अर्शिया को भी मुझसे उतना ही अमाउंट लेना है या उससे कम लेना है या उससे ज्यादा लेना है। ठीक, अभी मेरे पार्ट पे मैं इतना थोड़ी ना बताऊंगी क्योंकि मैं तो यहाँ पे प्लांटिव हूँ, मैंने तो सिर्फ मेरा अमाउंट मैंने मेंशन किया कि मुझे इतना अमाउंट लेना है, अभी अर्शिया को भी मुझसे इतना अमाउंट या इससे ज्यादा या इससे कम लेना है। तो जब आप मुझे वादी ने जो वाद लगाया है उसका जब जवाब देंगे तो क्या आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे इससे इतना पैसा देना है, नहीं, आप यहाँ ये मेंशन करेंगे ना कि नहीं आपको भी ऑलरेडी मुझसे इतना पैसा लेना है। अब जो वो स्टेटमेंट होगा आपका वो नॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आप भी मुझसे किसी चीज के लिए क्लेम कर रही हैं। अब वो क्लेम कौन सा क्लेम कहलाएगा, काउंटर क्लेम कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको भी मुझसे उतना अमाउंट लेना है या उससे कम लेना है या उससे ज्यादा लेना है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसमें जब आपने जो WS दिया है उसे हम WS या रिटर्न स्टेटमेंट न बोलकर हम क्या कहेंगे, काउंटर क्लेम। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केस, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह की कंडीशन सिर्फ रिकवरी के जो सूट्स होते हैं उसी में फाइल होगी। सेकंड थिंग कि यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का उसे ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में जैसे मैंने कि एग्जांपल दिया कि मैंने 10 lakhs का जो मैंने केस लगाया है उसके बदले में सामने वाले ने मुझ पर 15 लाख का काउंटर क्लेम किया है, अभी यहाँ पर लिमिट ज्यादा हो गया तो ज्यूरिसडिक्शन अगर कोर्ट के पास नहीं है तो कोर्ट उस ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू उसे नहीं देखेगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है रिकवरी के केस में कि क्या आपको जो रिस्ट्रिक्शन है उस चीज का। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर 8 के रूल 6 में सेट ऑफ और प्रतिदावा इन दोनों को बताया गया है। सभी लोगों के पास अगर बैरेट है तो प्लीज अपना बैरेट निकाल लीजिए। ठीक है ऋषि, अभी समझ में आया? यस मैम। देखिए, सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम बाय द डिपेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ और अ प्ली इन डिफेंस अवेलेबल टू द डिपेंडेंट। अब सेट ऑफ ये होता है कि मान लीजिए दोनों के बीच किसी तरह का ट्रांजैक्शन होना है, अब उसमें कोई क्रॉस क्लेम हो जाता है। तो क्रॉस क्लेम में क्या होगा, अब अगर कोर्ट के थ्रू आप ये चाहते हैं कि उसे सेट ऑफ कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर भी काउंटर क्लेम के बजाय ये और छोटी प्रोसेस है। काउंटर क्लेम एक बड़ा प्रोसेस है, सेट ऑफ उसी का पार्ट है और उससे छोटी प्रोसेस है। उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने सिर्फ यहाँ पर क्या कर लिया कि मान लीजिए कि कोई रिकवरी का केस है, धन से संबंधित कोई मामला है, उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी क्रॉस क्लेम हो रहा है, जैसे कि 2000, 3000, 2000 आपको लेने हैं और वहां पर 1000 का ऑलरेडी आपका रिकवरी निकलता है, तो अभी यहाँ पर वो कोर्ट के थ्रू उसको चीज को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। क्योंकि ये एक तरह का क्या है, रेसिप्रोकल है कि दोनों का ट्रांजैक्शन हुआ है, दोनों को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से, दोनों कहीं ना कहीं उस चीज में उस चीज को लेना चाह रहे हैं। जैसे कि जैसे इसको सुनना एक बार, जहां धन के प्रत्युद्धरण, प्रत्युद्धरण का मतलब होता है रिकवरी, प्लीज नोट डाउन कर लेना सभी लोग इस चीज को, हिंदी में वो चाहे हिंदी के बच्चे हैं चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के। प्रत्युद्धरण का मतलब होता है रिकवरी, जहां पर रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड कोई प्रॉपर निश्चित सर्टेन ज्यूरिस्डिक्शन, किस चीज का, रिकवरी मीन्स पेक्यूलरी, आर्थिक ज्यूरिस्डिक्शन प्रॉपर है, वहां पर अगर कोई दोनों मिलकर उस पक्ष का, दोनों मिलकर किसी अमाउंट या रिकवरी के लिए रेसिप्रोकली दोनों मिलकर किसी चीज पर सेट ऑफ करते हैं जो कि रिकवरी का अमाउंट है, तो ये यहाँ पर एक म्यूचुअल डेब्ट हो जाता है और यहाँ पर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट दोनों मिलकर उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना 3 लाख का, 3000 तक का कोई अमाउंट है, 1000 ऑलरेडी डिपेंडेंट को भी लेना है, तो अभी यहाँ पर सेट ऑफ कर दिया जाएगा कि दोनों को इक्वली म्यूचुअल, दोनों से पूछकर और दोनों की बात मानकर उसे जो आपका केस फाइल किया गया है उसी में उसी टाइम पर फर्स्ट जो हियरिंग होगी उसी पर उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल होता है। जैसे कि जहां अमाउंट में कहीं वेरिएशन आए हैं, वादी ने जो सूट फाइल किया है उसमें और प्रतिवादी के उसमें जो वेरिएशंस आए हैं उन वेरिएशंस को सेट ऑफ कर देना दोनों की कंसेंट के साथ। तो यहाँ ये एक छोटी सी प्रोसेस है सेट ऑफ की। अब सेट ऑफ के साथ जो प्रतिदावा है, प्रतिदावा एक थोड़ा सा मेजर है काउंटर क्लेम, क्योंकि यहाँ पर काउंटर क्लेम में मतलब यहाँ आप सेट ऑफ नहीं करके सीधे से आपने काउंटर क्लेम लगा दिया है। यहाँ तो म्यूचुअल कंसेंट से आपने चीजें सेटल डाउन कर ली, पर काउंटर क्लेम में आपने क्या किया, आपने जो अमाउंट आपसे मांगा गया है उसके बदले में आपने सामने वाले से भी उससे ज्यादा या उससे कम या जितना भी आपको अमाउंट लेना है उसके लिए आपने भी डिमांड कर दी कि अरे आपको तो खुद को ऑलरेडी इतना लेना है। सेट ऑफ में तो क्या है कि जहां पर जो वेरिएशंस आते हैं उस वेरिएशंस को सेटल डाउन किया जाता है, पर काउंटर क्लेम में तो सामने वाला मींस प्रतिवादी वादी से ही अमाउंट की डिमांड करता है कि ऑलरेडी उससे भी यहाँ पर इतना पैसा वसूल करना है। और जब सेट ऑफ किया जाता है तो सेट ऑफ में डिसीजन इसी तरह का आएगा कि बाद में उन चीजों के लिए कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो, क्योंकि सेट ऑफ अगर किया गया है तो कोर्ट के सामने किया गया है, कोर्ट में किया गया है, ज्यूरिसडिक्शन के साथ किया गया है, तो यहाँ पर फिर उसी अमाउंट के लिए इन फ्यूचर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते हैं। जब एक बार कोई मैटर सेट ऑफ के थ्रू सेटल डाउन हो चुका होता है तो फिर आप उसी मैटर के लिए बाद में किसी तरह का सूट फाइल नहीं करेंगे। देखो इसमें बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सभी के पास शायद बैरेक्ट होगा, इस बैरेक्ट में आप लोगों को ऑर्डर 8 का रूल 6 पढ़ना है, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट।
जब प्रतिवादी अपना लिखित अभिकथन पेश करता है, उसमें वो मेंशन कर देगा सेट ऑफ से रिगार्डिंग जो भी चीजें होंगी। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर इसे क्या बोल रहे हैं, प्रतिसाधन, मतलब कि सेट ऑफ। अभी हमने यहाँ पर प्रतिदावा नहीं बोला है, पर इससे मेजर जब चीजें होती हैं, जब हम किसी चीज को सेट ऑफ में नहीं चाहते, हम तो काउंटर क्लेम चाहते हैं। मतलब कि जब हम उस अमाउंट से ज्यादा जो अमाउंट है या जो भी वादी से प्रतिवादी को जो अमाउंट लेना है प्रति दावे के थ्रू, काउंटर क्लेम के थ्रू, तो उसके लिए फिर हम कहाँ जाएंगे, काउंटर क्लेम में, जो कि आपका स्टार्ट होता है, काउंटर क्लेम शुरू होता है आपका ऑर्डर 8 का रूल 6 का ए, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। जब कोई भी बाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरे, इसको एक शब्द हिंदी में बार बार मुजरा शब्द सुनने को मिलेगा, उसका मतलब होता है काउंटर सेट ऑफ, मतलब प्रतिसाधन। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर बार उस चीज को नोट डाउन कर लिया करो। और यहाँ पर सेट ऑफ से रिलेटेड कुछ केस लॉज भी पहले लिख लीजिए आप लोग। महादेव राम, एक मिनट, रामदेव वर्सेस कोकीराम, और एक लिखना शिव प्रसाद सिंह वर्सेस श्रीचंद्र। प्रतिदावी के लिए भी केस लिखेंगे इसमें, मोहिंदर सिंह जग्गी वर्सेस दाताराम, और एक और लिखना इसमें प्रतिदावा काउंटर क्लेम के लिए, मे जे के कंस्ट्रक्शन, एम जे के कंस्ट्रक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए, जब एक बार काउंटर क्लेम फाइल कर दिया जाता है तो काउंटर क्लेम को ये मान लिया जाएगा, उसी तरह से प्रोसेस चलेगा जैसे कि वादी के वाद के लिए जो चीजें की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो सेम होगी कि वादी ने वाद लगाया है, देन प्रतिवादी ने प्रतिदावा लगाया है। सेकंड थिंग, ज्यूरिसडिक्शन, कि ज्यूरिसडिक्शन किसी भी हाल में ज्यादा नहीं, मतलब जो धन संबंधी जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स वैसी की वैसी रहेंगी। फिर मूल वादी को, और दो चीजें हैं अभी हमारे पास, एक तो हमारा मूल दावा है, मूल दावा कौन सा, मूलवाद जो वादी ने लगाया था, एक हमारे पास है प्रतिदावा जो किसने लगाया, प्रतिवादी ने लगाया। तो यहाँ पर मूल दावे को और प्रतिदावे को दोनों के संबंध में न्यायालय एक ही बात में एक ही डिग्री दे सकता है, एक ही डिग्री, वो एक ही जजमेंट दे सकता है, एक ही डिग्री दे सकता है, क्योंकि केस किससे रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। और इसी के साथ न्यायालय को, अब हो सकता है प्रतिवादी ने जो काउंटर क्लेम किया है उसका रिप्लाई देने का यहाँ पर वादी को भी अधिकार है ना। जब प्रतिदावा काउंटर क्लेम किया जाता है तो उस काउंटर क्लेम के अगेंस्ट वादी को फिर एक राइट आ जाता है कि अगर वो उसका रिप्लाई देना चाहता है तो यहाँ पर वो भी उसका रिप्लाई दे सकता है। और इसी के साथ जो प्रतिदावा है आपका, मीन्स जो काउंटर क्लेम है, उस काउंटर क्लेम को किस तरह से माना जाएगा, जैसे कि आदेश 7 ऑर्डर 7 में वाद पत्र प्लांट के लिए जो रूल्स और नियम बनाए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रतिदावे पर भी एप्लीकेबल होंगे। जो नियम वाद पर लागू होते हैं वही प्रतिदावे पर भी लागू होंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिदावा वाला पार्ट है, रूल 6 से लेकर 6A से लेकर ये जाता है 6G तक। तो इसमें देखिए मेन चीजें क्या हैं। जब सबसे पहला है आपका प्रतिदावा, प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा, काउंटर क्लेम बाय डिपेंडेंट। फर्स्ट थिंग,
कौन करेगा? निश्चित रूप से प्रतिदावा हमेशा प्रतिवादी के द्वारा लगाया जाता है। वादी ने जो वाद दाखिल किया है उसके अगेंस्ट जो काउंटर क्लेम है वो। फिर काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, जिस तरह से वादी का वाद स्टेट किया जाता है, कथन किया जाता है, उसी तरह से अपने लिखित कथन में वह प्रतिदावे को शामिल कर सकता है। मतलब आपके रिटर्न स्टेट में आप उस काउंटर क्लेम को मेंशन करेंगे, इसीलिए अभी उसका नाम रिटर्न स्टेटमेंट न बोलकर हम उसे क्या बोलेंगे? काउंटर क्लेम। फिर कई जगह ये होता है प्रतिदावे का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। अब अगर प्रतिदावे के संबंध में जो इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स है, वो ऑलरेडी किसी न्यायालय में खत्म किए जा चुके हैं, तो यहाँ पर उसके अपवर्जन के लिए कोर्ट में इस तरह के रूल के लिए उसके अपवर्जन या उसे खत्म किए जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फिर